हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी हाल ही में जो हमने चैप्टर ख़त्म किया है, चैप्टर 8 जो है वो है कन्फ्रंटेशंस ऑफ द कल्चर। कन्फ्रंटेशंस ऑफ द कल्चर्स को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा कि कैसे यूरोपियंस जो है वो साउदर्न अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका और सेंट्रल अमेरिकन के कॉन्टैक्ट्स में आएंगे। बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स का साथ इनका कन्फ्रंटेशन होगा, इंटरैक्शन होगा, ठीक है, और किस तरीके से उनको सब्जुगेट किया। पूरी स्टोरी को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म्स में भी करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कंपेयर द सिविलाइजेशन। कौन कौन सी सिविलाइजेशन को आपको कंपेयर करना है? एज़टेक्स को आपको मेसोपोटामियन से कंपेयर करना है। मेसोपोटामियन यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 2। आपका जो चैप्टर 2 था दैट वाज मेसोपोटामिया। और एज़टेक्स को आपने जस्ट अभी डील किया है। एज़टेक्स के बारे में एज़टेक्स हो गया, इंकाज हो गया, मायाज हो गया, अरावाक्स हो गया। दीज वर द ट्राइब्स विच वी रिसेंटली कंप्लीटेड, जिनको हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आपको दो ट्राइब्स हैं जिनके बीच में कंपैरिजन करना है, मेसोपोटामियंस के बीच में और एज़टेक्स के बीच में। हालांकि ये जो दोनों ट्राइब हैं ये अपने अपने टाइम की आप कहते हैं बेहतरीन ट्राइब्स हैं। Mesopotamians, you can say basically not only a tribe, group of people जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में सेटल हो गए, ठीक है। एक एरिया था यूफ्रेट्स और टिग्रिस, है ना, तो उसके बीच में ये सेटल हो गए जाके। एज़टेक्स आर बेसिकली अ ट्राइब, ये पर्टिकुलर ट्राइब है। लेकिन फिर भी दोनों ही जगह देयर वाज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हु गॉट सेटल्ड। लोगों का समूह जो है वो सेटल हुआ वहां पे, और धीरे धीरे उनका अपना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ। तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले एज़टेक्स और मेसोपोटामियन को। एज़टेक सोसाइटी वाज हायरार्कियल, ठीक है। सो एज़टेक्स में जो सोसाइटी थी दैट वाज नॉट डिवाइडेड एज पर द वर्क और एज पर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। स्टेटस, वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर एज़टेक्स में डिवीजन नहीं था। एज़टेक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हायरार्कियल, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर क्लैंस होते थे। ये क्लैंस जो होते थे वो एक पर्टिकुलर हायरार्की से या एक पेरेंट की ओरिजिन से क्लैन ब्रांच वाइज या जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के हिसाब से डिवाइड होते चले जा रहे हैं। तो ये हायरार्कियल सिस्टम रहता था। इट इंक्लूड्स नॉबल्स, प्रीस्ट्स, वॉरियर्स एंड ट्रेडर्स। तो आप देख रहे हैं इसमें पर्टिकुलरली एक खास तरीके की जो ट्राइब है, या मैं कह दूं एक खास तरीके की जो हमारी लोगों का एक ग्रुप है, जो समूह है, वो एक विशेष कार्य कर रहा है, विशेष तरीके का जो है प्रोफेशन है वो अडॉप्ट करके रखा हुआ है, और इसी बेसिस पर आप सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं। जबकि आप यहाँ पे मेसोपोटामिया में देखेंगे कि आपको डिवीजन मिलेगा। कैसे डिवीजन मिलेगा? आपको यहां पर हायर, मिडिल और लोअर क्लासेस का डिवीजन मिलेगा। मेसोपोटामिया में आपको कुछ लोग मिलेंगे दोज हु वर रूलर्स, जो शासक वर्ग के लोग हैं, ठीक है। आपको मेसोपोटामिया में कुछ लोग मिलेंगे जो कंपैरेटिवली मिडिल क्लास के लोग हैं, और आपको मिडिल क्लास के अलावा मेसोपोटामिया में एक वर्ग मिलेगा जो कि वर्कर के तौर पर काम करता है, जिन्हें आप लोअर क्लास के लोग कह सकते हैं, ठीक है। The people of Aztec civilization worshipped the gods of war and sun. Aztecs में क्या समझा जाता था? जो Aztecs का चीफ होता था, द किंग कह दूं मैं, पूरे ट्राइब्स और पूरे क्लैंस का जो हेड होता था, उसे सन गॉड का इनकारनेशन माना जाता था, सूर्य का अवतार माना जाता था, सूर्य से का डिसेंडेंट माना जाता था, सूर्य से आया हुआ है वो डायरेक्टली, ये माना जाता था, ठीक है। सो पीपल ऑफ एज़टेक वर्शिप द गॉड्स ऑफ वॉर एंड सन। मेसोपोटामिया में हमें यहाँ पे जिक्र तो मिलता है बहुत सारे देवी देवताओं का, मंदिर का जिक्र मिलता है। जिगुरत का नाम सुना होगा आपने कि मेसोपोटामिया में जिगुरत हमने पढ़ा था, लेकिन किसी भी तरीके से पर्टिकुलर आप देखेंगे कि ये आपको नहीं मिलेगा गॉड ऑफ वॉर और द गॉड ऑफ सन। क्लियर है? तो यहां पर अब आप देखोगे तो कंपैरिजन अगर हम करें तो दोनों का कंपैरिजन जो है वो थोड़ा सा डिफर करता है। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता मिलते हैं आपको, हल्का सा डिफर कर रहा है, बाकी सिमिलैरिटी है एक तरीके से, ठीक है। एज़टेक के जो लोग हैं वो भी देवताओं को मानते हैं, लेकिन देवताओं से अपनी ओरिजिन मानते हैं। यहां पर देवताओं की जो डिविनिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा है। मेसोपोटामिया जो डिविनिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा है। देवताओं से अपने आप को जो अवतरित नहीं मानते, या आप कह दो कि अपने आप को देवताओं का डिसेंडेंट नहीं मानते हैं, ठीक है, वंशज नहीं मानते हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे यहां पर सिमिलैरिटी है।
Aztec civilization flourished in Central America between 1200 to 1400 AD. Aztecs को कब फाइंड आउट किया आपने? जब स्पेनिश लोग हमारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करने निकलेंगे। बिफोर दैट दिस एरिया वाज अननोन टू द वर्ल्ड। दुनिया को ये एरिया अज्ञात था, पता नहीं था इसके बारे में, ठीक है। तो एज़टेक सिविलाइजेशन जो है कंपैरेटिवली काफी नई है, आप कह दो, ठीक है। 1200 टू 1400 एडी, लगभग 200 साल का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसके आसपास ये एग्जिस्टेंस में थे यहां पे। जबकि मेसोपोटामियन फ्लोरिश्ड इन मॉडर्न इराक अराउंड 5000 बिफोर क्राइस्ट। आप देख रहे हैं कितना लंबा टाइम स्पैन है इसमें, बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम स्पैन है। 5000 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, लगभग ईसा के 5000 साल पहले, ठीक है। सो बिफोर 5000 द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस तरीके से मेसोपोटामियंस हुआ कंपैरेटिवली ओल्डर, ठीक है, बहुत ज्यादा इवन, ठीक है, मच ओल्डर देन द एज़टेक पीपल। द एज़टेक्स न्यू द आर्ट ऑफ मेटल स्मेल्टिंग, ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड। ये एक चीज खास देखने को मिलती है हमें कि मेसोपोटामिया में यहां के लोग मेटल्स का इस्तेमाल करते थे और गोल्ड काफी ज्यादा एबंडेंस में था, गोल्ड सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता था यहां पे। और आपने देखा कि जो स्पेनिश हैं, इन लोगों को ये लोग एज अ गिफ्ट भी बहुत सारा गोल्ड देंगे, है ना। इवन आप देखेंगे कि जब कभी स्पेनिश लोग इनको परेशान करते थे तो उस रिटर्न में भी ये उन्हें गोल्ड ऑफर करते थे। लेकिन इस गोल्ड को कभी भी उन्होंने क्या नहीं किया था, कमोडिटी के फॉर्म में नहीं देखा था, कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ था वहां पे गोल्ड का। गोल्ड को वो सिर्फ एक ऐसी चीज मानते थे जिसको वो ऑर्नामेंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर स्मेल्टिंग होती थी, मेटल स्मेल्टिंग होती थी। स्मेल्टिंग आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि कोई भी मेटल होती है उसको ओर्स के फॉर्म में मेल्ट करके, ठीक है, बाहर निकालना, या आप कह दो प्रोसेसिंग, जिसके थ्रू ओर्स से मेटल्स प्राप्त किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। जैसे अभी आप आगे भी देखोगे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो है हमारा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हमारा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे ब्रेविंग, डिस्टिलेशन, स्मेल्टिंग, इन सारे टर्म्स के बारे में, तो वहां पे और क्लियर होगा आपको। तो स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच एनी पर्टिकुलर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर्स, ठीक है। चलिए, तो स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती थी और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स काफी ज्यादा एबंडेंस में इस्तेमाल करते थे हमारे एज़टेक्स। व्हाइल द मेसोपोटामियंस वर द फर्स्ट टू यूज वाटर व्हील्स, ग्लासवेयर्स एक्सेट्रा। मेटल का उतना इस्तेमाल आपको अभी नहीं मिलेगा, जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं मिलेगा। या आप कह दो कि जिस एज को बिलोंग करते हैं ये लोग, उस एज में मेटल्स अभी इतने एबंडेंस में इस्तेमाल होना नहीं शुरू हुई थी। मेटल्स की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे लोग। मेटल ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं आपको, लेकिन अभी मेटल इस तरह से नहीं है कि गोल्ड वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में आपको देखोगे कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो सिविलाइजेशन को, सोसाइटी को, सोशल कल्चर को आगे बढ़ाने वाली है। जैसे पॉटर्स व्हील, ठीक है, पहिया, वो मिल जाएगा आपको। ग्लासवेयर्स वगैरह का फॉर्मेशन करते थे, ठीक है। इसका मतलब काफ़ी कुछ जो ओर्स वगैरह हैं इनको पता था उसके बारे में, तभी तो ग्लासवेयर वगैरह बनेगा इनसे। तो मेसोपोटामियंस आर कंपैरेटिवली, है ना, बहुत पुराने हैं देन द एज़टेक्स। तो एज़टेक्स का जो इकोनॉमी है, एज़टेक्स का जो सोसाइटी है, एज़टेक्स के जो रिसोर्सेज का ज्ञान है, वो ऑब्वियस ही बात है मेसोपोटामियंस की तुलना में थोड़ा सा एडवांस तो हो गई, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, तो होपफुली आपको ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन में एज़टेक्स और मेसोपोटामियन का, इसमें आपको डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे, सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। हमें कंपैरिजन करना है। इस कंपैरिजन में यहां पर ना तो आपको डिफरेंसेस निकालना है, कोई मतलब एक्सक्लूसिवली ऐसा कोई कीवर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको सिर्फ डिफरेंसेस देखने हैं या फिर पर्टिकुलरली आपको ऐसा सिमिलैरिटीज निकालनी है ना। तो कंपैरिजन करना है, तो इस तरीके का जब भी कंपैरिजन आता है, इट मींस यू कैन हाईलाइट बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, व्हाट वर द न्यू डेवलपमेंट्स हेल्पिंग यूरोपियन नेविगेशन इन द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी में जो यूरोपियंस का नेविगेशन टेक्निक है, ठीक है, जिसके थ्रू वो सेल करते थे, जिसके थ्रू वो शिप्स को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाते थे, ठीक है। तो जो सेलिंग होती थी पॉसिबल, दैट वाज बिकॉज ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन की वजह से होती थी। तो क्या इंप्रूवमेंट्स आए हैं 15th सेंचुरी के आसपास, किसमें, यूरोपियन नेविगेशन की टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, इंप्रूवमेंट्स की बात करेंगे किसमें, यूरोपियन नेविगेशन टेक्नोलॉजी में 15th सेंचुरी के आसपास। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी
कंपास. विदाउट कंपास इट वाज इम्पॉसिबल टू सेल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. शिप में या शिप का इस्तेमाल करके समुंदर में आपको दूर तक यात्रा अगर करनी होती थी तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग एरिया जो होता था वो ये होता था कि आप किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए. क्योंकि ज़्यादातर जो सेलिंग होती थी वो आसपास के इलाकों में होती थी, लेकिन समुंदर का जो इलाका है दैट इज़ वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट है. अब वहाँ पर अगर आप अपने एक पर्टिकुलर एरिया से निकल गए तो फिर आप वापस कैसे आएँ या फिर आप कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था. इसलिए जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता चला गया वैसे वैसे क्या हुआ कि हमें पता चला कि अर्थ का जो आउटर शेप है, आउटर स्फीयर है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है. और ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली किस वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली अर्थ के क्रस्ट की वजह से, कोर की वजह से, आपको पता है, ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसी का इस्तेमाल या इसी के प्रिंसिपल के बेसिस पर हमारा कंपास बना, मैग्नेटिक कंपास बना, ठीक है. सो मैग्नेटिक कंपास वाज आप कह सकते हैं कि इनोवेटेड, क्योंकि था पहले से भी, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस हुआ अराउंड 1380 के आसपास. और जैसे ही मैग्नेटिक कंपास आया वैसे ही लोगों ने क्या किया, कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ टू साउथ का जो डायरेक्शन है, आप मैग्नेटिक कंपास देखोगे तो उसकी जो निडल है वो आपको नॉर्थ की तरफ ही हमेशा इंडिकेट करती हुई मिलेगी, ठीक है. तो नॉर्थ साउथ जो है उसको आपको पता लगाना बहुत आसान हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है. तो इस तरीके से जैसे जैसे मैग्नेटिक कंपास का इन्वेंशन हुआ और जैसे जैसे मैग्नेटिक कंपास में और सुधार होते रहे, इंप्रूवमेंट्स होते रहे, वैसे वैसे डायरेक्शन पाने की जो एक्यूरेसी थी, शुद्धता थी, वो भी बढ़ती चली गई. और जितना ज़्यादा एक्यूरेट डिस्टेंस होता, डायरेक्शन होता था, उतनी एक श्योर हो जाती थी जर्नी कि हाँ हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर डेस्टिनेशन में हम पहुँचेंगे पर्टिकुलर, ठीक है. अब वो बात अलग है कि कभी कभार आप रास्ता भटकेंगे भी, या फिर आपका जो ह्यूमन माइंड है वो इल्यूजन में चला जाए, थोड़ा भ्रम में चला जाए, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आते थे, जैसा हमारे कोलंबस के साथ हुआ. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलिंग सी, ठीक है, हेल्प द सेलर्स टू सेल मच सेफर एंड कंफर्टेबल, ठीक है. अब धीरे धीरे यहाँ पर उन्नत किस्म के जहाज़ों का निर्माण होना शुरू हो गया जो बाकायदा आपके समुद्र में सेल करने के लिए बनाए जाते थे, पर्टिकुलरली बनाए जाते थे, ठीक है. दूरी तक इनको लेके जाया जा सकता था, है ना. इनमें बहुत लार्ज अमाउंट में कार्गो भी ले जाया जा सकता था, लार्ज क्वांटिटी में कार्गो लेके जाया जा सकता था, सोल्जर्स, ह्यूमन, मतलब एक बड़ा जहाज जिसमें आप सिर्फ इंसान नहीं, कमोडिटीज़ और गुड्स को भी लेके जा सकते थे. तो जैसे जैसे इनका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, जैसे जैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हुई, वैसे वैसे और आसान हो गया जो नाविक थे उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना. द ट्रैवलॉग ऑफ मार्को पोलो. इसके अलावा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो है वो इनके साथ क्या हुआ करता था, पुराना हमारा जो मार्को पोलो है, ठीक है, हमारे मार्को पोलो के जो ट्रैवलॉग्स थे, क्योंकि खुद भी ये क्या था, ही वॉज अ ट्रैवलर, ये एक यात्री हुआ करता था जो तमाम आपके मंगोल से लेके, चाइना से लेके और दुनिया भर के देशों की तरफ विजिट करता था. और इसने अपने ट्रैवलॉग्स लिखे, इसने उन पर्टिकुलर कंट्रीज को कैसे आप अप्रोच करें, इन पर्टिकुलर कंट्रीज का लोकेशन क्या है और उन पर्टिकुलर कंट्रीज का कल्चर क्या है, ये सारा कुछ मार्को पोलो ने बताया हुआ था. अब मार्को पोलो के जो ट्रैवलॉग्स थे वो उस समय अवेलेबल थे. इवन आपको पता होगा कि जो कोलंबस है हमारा, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड टू एक्सप्लोर इंडिया फ्रॉम द ट्रैवलॉग्स ऑफ मार्को पोलो. कोलंबस खुद भी जो इंस्पिरेशन प्राप्त कर रहा था भारत आने का या भारत के एरिया को सर्च करने का, वो किसकी हेल्प से प्राप्त कर पा रहा था, वो मार्को पोलो के हेल्प से प्राप्त कर पा रहा था, या मार्को पोलो के जो बुक्स थी, जो रेफरेंसेस थे, उन्हीं रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ रहा था. तो बहुत सारे जो सेलर्स हैं उनका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा वो मार्को पोलो की बुक्स होंगी उस जमाने में, ठीक है. धीरे धीरे अब चूंकि रेनेसांस आगे बढ़ चुका था, आपको ही पता है, और इस दौरान जियोग्राफिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुके थे. वो थ्योरीज जो चर्च की पुरानी थ्योरीज हैं वो अब डिस्कार्ड हो गई थी, और आगे आने वाले हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं, कोपरनिकस, कैपलर, न्यूटन, ठीक है, इन लोगों ने
ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ एडवांसमेंट्स किया हुआ था, जिनकी वजह से अब मैपिंग, प्रॉपर एक्यूरेट मैपिंग मिल गई थी। एक्यूरेट मैपिंग का मतलब जो उस ज़माने के हिसाब से एक्यूरेट है वो मैपिंग मिल जा रही थी, डायरेक्शंस प्रॉपर मिल ही जा रहे थे, शिप्स जो है वो प्रॉपर एडवांस बन ही रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, अच्छा कई बार बुक्स से पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसका भी ज्ञान धीरे धीरे इन दो जगहों से, मार्को पोलो की बुक से और ये जो लिटरेचर्स अवेलेबल थे उस समय ज्योग्राफी के, वो भी प्राप्त किए जा चुके थे, जिससे ये क्लियर हो जाता था कि अच्छा हम वहाँ पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे तो वहाँ किस तरीके की चीज़ें हमें मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें और सहायता करेंगी हमारे आगे के जो वॉयजेस हैं, समुद्री यात्राएं हैं, वो उनमें। गिव रीजंस फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गिव रीजंस फॉर स्पेन एंड पुर्तगाल बीइंग द फर्स्ट इन द 5th सेंचुरी टू वेंचर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। अब देखो पूरा हमारा जो अटलांटिक एरिया है, अटलांटिक का एरिया अब एक्सप्लोर किया जा चुका था, यानी जिस चैप्टर को आपने अभी जस्ट खत्म किया है, इस चैप्टर में अटलांटिक का जो पूरा एरिया है वो एक्सप्लोर किया जा चुका है। पर्टिकुलर टॉपिक ही आपने पढ़ा होगा, द अटलांटिक क्रॉसिंग, ठीक है। अब अटलांटिक क्रॉसिंग में आपने यही पढ़ा ही है कि किस तरीके से अटलांटिक को क्रॉस किया पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेशली स्पेन और पुर्तगाल ने, और इसके बाद कैसे वो नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की तरफ पहुंचे। क्वेश्चन भी आपका यही कह रहा है कि ऐसा रीजन ही क्या है कि स्पेन और पुर्तगाल ही जो हैं वो सबसे पहले यहां पर पहुंच रहे हैं, है ना। 15th सेंचुरी के आसपास अटलांटिक ओशन, 15th सेंचुरी, इट शुड बी 15th सेंचुरी, तो अटलांटिक ओशन के आसपास पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? स्पेन और पुर्तगाल में ऐसा है क्या? चलो तो देखो, अब उस समय की कंडीशन बहुत अच्छे से पता है आपको। उस समय की कंडीशन आपको यूरोप के मतलब यूरोप की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन है वो आपको पता चलेगी उसके पिछले चैप्टर से। चैप्टर 8 अभी खत्म किया आपने, तो चैप्टर 7 पे जब आप जाएंगे तो चैप्टर 7 में आपको यूरोप की कंडीशन पता चल जाएगी, यूरोप की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी वो आपको पता चल जाएगी। तो ऑल द चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड, है ना। अब वहाँ पे उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है लेकिन क्राइसिस में है लोग। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अभी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए था, क्लियर। तो अब ऐसे में कुछ ऐसे देश थे जैसे स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, ठीक है, इन पर सबसे ज्यादा प्रेशर था अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने का, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने का, क्लियर है। और ऐसे में स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसी कंट्रीज बनेंगी जो वेल्थ को एक्वायर करने के लिए क्या करेंगी, एक्सप्लोरेशंस को प्रमोट करेंगे, क्लियर है। चलो, सो द रूलर्स ऑफ बोथ स्पेन एंड पुर्तगाल हैड पैशन फॉर एक्वायरिंग वेल्थ। तो अभी ने पता था कि देखो दूर दराज के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ ना कुछ रिसोर्सेस तो होंगे भाई, जहां पर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, और इन रिसोर्सेस को बस नीड किस चीज की है, हमें एक्सप्लोर करने की। अगर हम एक्सप्लोर करें तो हमें ये रिसोर्सेस जो है वो मिल जाएंगे सफिशिएंट अमाउंट में, जैसे गोल्ड हो गया और बाकी स्पाइसेस हो गए और जितनी भी चीजें खोजने के लिए निकले थे लोग, ठीक है। अब जैसे जैसे हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इसलिए इन लोगों ने नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने के लिए लोगों को प्रमोट किया कि आप जाएं, और जैसे जैसे आप लोग नए एरियाज को खोजेंगे वैसे वैसे आपको क्या दिया जाएगा, उस एरिया में गवर्न करने का अथॉरिटी दिया जाएगा। यू विल बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के आप गवर्नर अपॉइंट कर दिए जाएंगे, आप शासक अपॉइंट कर दिए जाएंगे। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि आपको एक इंडिपेंडेंट एरिया का गवर्नर बना दिया जाए। अब ये चीज़ें क्या हो रही हैं, एक चीज़ें एक तरीके से एल्योर कर रही हैं लोगों को, एल्योरमेंट दे रही हैं लोगों को, ठीक है। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन द रीजन्स, ठीक है। अब इनको भी पता था कि देखो एक बार रिसोर्स मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन वो रिसोर्स हमेशा प्राप्त करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर वहां पर ग्रेजुअली हम अपना पॉलिटिकल एक्सपांशन कर लेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सपांशन का मतलब उस एरिया को, उस क्षेत्र विशेष को अपनी कॉलोनी बना लेंगे। लास्ट टॉपिक इसके जस्ट पहले वाला जो आपने पढ़ा होगा, कॉलोनीज, कॉन्क्वेस्ट कॉलोनीज और स्लेव ट्रेड, है ना। पूरी जो मैंने कहानी बताई है आपका, है ना, वो इस वाले वीडियो में आपसे डिस्कस करी हुई है। कॉन्क्वेस्ट कॉलोनीज और स्लेव ट्रेड बाकायदा डिटेल में मैंने बताया हुआ कैसे कॉन्क्वेस्ट हुई, कैसे कॉलोनीज बनी और फिर कैसे स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। तो कॉन्क्वेस्ट जो है आपने उसके भी पहले वाले वीडियोस में देखा होगा
और फिर कॉलोनीज और स्लेव ट्रेड तो आपने समझ लिया होगा उसमें। तो जैसे जैसे कॉलोनी बनाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इनको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, रॉ मटेरियल के अलावा इनको ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, एंड दैट विल बूस्ट देयर ओन इकोनॉमी, और ये चीज उनके खुद की अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर है। पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ हमारा जो रिलीजियस सेक्शन था ये भी वैलिडिटी देता था इन एक्सप्लोरर्स को। ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल का जो हमारा धार्मिक समाज है वो नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने और वहां पर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी क्या करता था, मोटिवेट करता था। जैसे आप देखेंगे कोलंबस के पास ना सिर्फ राजा का, स्पेन के राजा का अथॉरिटी है, उसका सपोर्ट है, बल्कि वहाँ के जो मिशनरीज हैं, वहाँ के जो क्लर्जीज हैं, पोप हैं, बिशप हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट था। ठीक है। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि दूसरी टेरिटरी के हैं, दूसरी टेरिटरी को बिलोंग करते हैं, दूसरे रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, वो लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ आए, क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हों। तो सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसके वेस्टेड इंटरेस्ट ये हैं कि किसी तरह से इकोनॉमी जो है वो सपोर्ट हो पाए और नए सोर्स ऑफ इनकम्स जनरेट हो पाए, और हमारा जो रिलीजियस सेक्शन है उसके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हो और जो नए एरियाज़ हैं जहाँ पर एक्सप्लोरेशन चल रहा है वहाँ के लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करें। तो बेसिकली दिस वाज द पर्पस, ये कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए, इस वजह से स्पेन और पुर्तगाल में ही आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ के राजाओं ने सी वॉयजेस के लिए। इंग्लैंड में आपको भी पता है कि ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर क्रिश्चियनिटी को लेके प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। इंग्लैंड और फ्रांस की सोसाइटी इन चीज़ों को उतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी नहीं दे रही है कि अब वहाँ से लोग भी आएंगे, ट्रेड वहाँ से लोग भी करेंगे, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, एक फ्यूडल मेंटालिटी वाला जो सिस्टम है, ये फ्रांस और इंग्लैंड में लगभग खत्म है। तो वही रीज़न है कि फ्रांस और इंग्लैंड के लोग अभी इस मानसिकता के साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या आप कह दो किंग का कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट न्यू फूड आइटम्स वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। याद होगा आपको, हमने डिस्कशन किया था कि दक्षिण अमेरिका में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो यूरोपियंस जो है धीरे धीरे यूरोप में और यूरोप से फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, संसार के बाकी क्षेत्रों की तरफ भी लेके जाएंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये कौन कौन सी चीजें थी? ककाओ या कोकोआ, ठीक है, पोटैटो, टोबैको, केन शुगर, चिलीज, रबर। ठीक है, शुगर या केन शुगर बोथ आर सेम हियर। ठीक है, अब ये वो चीजें होती थी, ठीक है, शुगर आप कह दो प्रोसेस्ड वाली, केन शुगर तो सीधा सीधा गन्ना हो गया, शुगर केन शुगर। तो ये वो पदार्थ थे, ये वो कमोडिटीज थी, ईडेबल कमोडिटीज थी, खाने योग्य चीजें थी, जिनका धीरे धीरे सदर्न अमेरिका से दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन हुआ। और इस ट्रांसपोर्टेशन का काम किसने किया? यूरोपियंस ने किया। ठीक है, पहले शुरुआत में स्पेनिश लोगों ने, ठीक है, पोर्तुगीज लोगों ने, बाद में नॉर्थ अमेरिका वगैरह में जब आपकी स्पेन, जब आपकी यूके और फ्रांस की कॉलोनियां स्थापित होंगी, वो भी इसी ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे जितने भी यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं, जितने भी कमोडिटीज आपको शो हो रही हैं, इन सारी कमोडिटीज का जो ट्रेड है वो होगा यहाँ से, सदर्न अमेरिका से दुनिया के बाकी हिस्सों पे। शुगर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बनना शुरू हो गया, आपने भी खाना शुरू कर दिया। टोबैको का इस्तेमाल नहीं होता था आपके यहाँ विशेष तौर पर, लेकिन बाद में फिर आपने टोबैको खाना भी शुरू कर दिया। जब अंग्रेज लेके आया ना, उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी चीज है, खाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा कुछ जो है वो डेवलपमेंट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राइट एन अकाउंट ऑफ द जर्नी ऑफ एन अफ्रीकन बॉय ऑफ 17 कैप्चर्ड एंड टेकन टू ब्राजील एज अ स्लेव। हमारा जो अफ्रीका है, यहां से यूके और जो वेस्ट इंडीज हो गए, आपका वेस्ट इंडीज का मतलब है कैरेबियन आइलैंड, या फिर आपके सदर्न अमेरिका हो गया, आपका नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया। तो इनके बीच में क्या था? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने, हमें पता है। ठीक है, तो इस स्लेव ट्रेड में आपको बताना है यहाँ पे कि एक 17 साल का बच्चा है, उसको कैप्चर करके लाया गया है, ब्राजील लाया गया है। ब्राजील में पोर्तुगीज ऑक्यूपेशन था, तो यहाँ पे लाया गया है। अब बताओ कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा, गुलाम के तौर पर उसको यहाँ पे लाया गया है। तो थोड़ा सा
टचिंग है, थोड़ा सा मार्मिक टाइप का है ये, है ना। देखो आप वैसे इसको बेटर है कि अपने से करो, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस तो हम देंगे ही आपको, और हम आपको बताएंगे क्या होना चाहिए। देखो आपको भी पता है कि जब अफ्रीका से शिप्स में इन स्लेव्स को लेके आया जाता था तो क्या कंडीशंस होती थी। जब अफ्रीका से शिप में इन स्लेव्स को लाया जाता था तो बड़े बड़े शिप होते थे, इन बड़े शिप के जो लोअर एरियाज होते थे, ठीक है। अब मान लो आपका ये शिप हो गया, ठीक है, इस शिप का एक उदाहरण है कि बड़ा शिप हो गया मान लो, ठीक है। अब इसमें तमाम सब आपके सब लगे हुए हैं, पूरा सब, है ना। अब इस बड़े शिप में जो लोअर बैरक्स होते थे, बैरक का मतलब कमरे हो गए, यहाँ पे छोटे जैसे तहखाना जैसा कुछ एरिया हो गया, यहाँ पे ठूसा जाता था इन लोगों को, यहाँ पे बंद करके रखा जाता था इन लोगों को, ठीक है। और महीनों लग जाते थे इनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। इस अंधेरे में इन्हें कई बार जो है वो खाने पीने से लेकर और तमाम बहुत सारी अनहाइजीनिक कंडीशंस तक में रखा जाता था, तो वो भी चैलेंजेस फेस करने होते थे। तो अब इसमें अच्छा खासा स्ट्रगल हो जाता था इन लोगों का, ठीक है। चलो बहुत हार्ड होता था इनका जो ये जर्नी होता था, बहुत ज़्यादा हार्ड होता था, ठीक है। ये जर्नी कहाँ से शुरू होती थी, जर्नी लगभग स्टार्ट होती थी कॉन्गो के आसपास से, ठीक है। और इसके बाद पूरे अटलांटिक ओशन को, नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, सदर्न अटलांटिक ओशन हो गया, तो इस अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता हुआ जो शिप होता था वो फिर कहाँ जाता था, वेस्ट इंडीज जाता था आपका, है ना, ब्राजील में पहुंचता था। ये जर्नी बहुत बड़े पेन्स, बहुत सफरिंग से भरी हुई होती थी, ठीक है। तो ये 17 साल का लड़का जिसके सामने अभी उसका पूरा जीवन होता था, उसको एक गुलाम के तौर पर जब बेच दिया जाता था तो उसका जीवन वहाँ से, जहाँ से उसे कैप्चर किया गया है, वहाँ से लेकर और जिस जगह पर सेल किया जाएगा वहाँ तक, और फिर वहाँ से एक दूसरा जीवन एक गुलाम का जो शुरू होगा। एक तो जर्नी, ठीक है, एक तो जर्नी कैसी होगी, जर्नी खतरनाक होगी। अब इस जर्नी में जैसा मैंने कहा कि इन लोगों को क्या होता था, महीनों इस जगह पे रखा जाता था। आप ये मान के चलो कि ना तो इनको प्रॉपर फूड अवेलेबल करवाया जाता था, ठीक है, ना तो इन लोगों को प्रॉपर सोने के लिए जो है वो जगह मिलती थी। इवन इनको आप ये कह दो कि जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, वो डेली रूटीन की एक्टिविटीज करने तक के लिए स्ट्रगल करना होता था, समझ रहे हैं। तो बीमारियों की वजह से कई बार, डिजीजेस वगैरह की वजह से कई बार इनकी मृत्यु तक हो जाती थी। उन गुलामों को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता था। ये अपनी आंखों से देखते थे उस सिचुएशन को। तो एक 17 ईयर ओल्ड जो आप क्या हो कि यंग लड़का है, उसका साइकोलॉजिकल जो एक ट्रॉमा उसको मिलेगा यहाँ पे, वो उसके जीवन भर रहेगा, है ना। और फिर जब इसको बेचा जाएगा तो गुलाम के तौर पर उसका जो दूसरा जीवन शुरू होगा वो तो और हेलिश होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुछ तरह इस तरह से जर्नी होगी इसकी। चलिए, हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ साउथ अमेरिका लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ठीक है। यूरोपियन कॉलोनियलिज्म इन अमेरिका, नॉट इंडिया, ठीक है, क्योंकि साउथ अमेरिका जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अब कॉलोनियलिज्म आता है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्ट हो गया। लेकिन हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ साउथ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका को खोजा गया तो कैसे साउथ अमेरिका की जो डिस्कवरी है उसने यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दिया। तो देखो, एज ऑफ डिस्कवरीज जो शुरू हो रही हैं, एज ऑफ डिस्कवरीज जो शुरू हो रही है, या मैं कहूं एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का जो दौर शुरू हो रहा है, इस एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौर में सबसे कॉमन चीज क्या है, सबसे कॉमन चीज ये है कि ये लोग जिस ग्रीड के लिए, जिस गोल्ड वगैरह के लिए, जिस सिल्वर के लिए, जिस स्पाइसेस को, मसालों वगैरह को प्राप्त करने के लिए निकले थे, अब वो पूर्व की तरफ तो आए नहीं, पश्चिम की तरफ चले गए। उनको गोल्ड वगैरह वहां मिला सफिशिएंट अमाउंट में, कुछ जगह तो मिला ही, एज़टेक्स के पास मिला, इंकास के पास मिला, ठीक है, बाकी जगह बाकी चीजें नहीं मिली, लेकिन गोल्ड मिला और तमाम बाकी दूसरी कमोडिटीज तो मिली ही सही उन्हें। तो जब सफिशिएंट अमाउंट में इन्हें ये चीजें मिली तो उनकी ग्रीड और बढ़ गई, और उनको समझ में आ गया कि जब तक भाई पॉलिटिकल हमारा यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि पहले से भी एक माइंडसेट तो था ही, जब ये वहां से निकले राजा के पास से, जब स्पेन और पुर्तगाल से वहाँ के सेलर्स निकले, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो पहले भी थी नहीं कि जिन नई कॉलोनीज को वो खोजेंगे वहाँ पर उनको जो गवर्नरशिप होगी, वहाँ पर वायसरॉय की अथॉरिटी होगी, वो उनको मिल जाएगी। इसलिए ये तो उनके दिमाग में पहले से था। अब जब वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस मिले तो उनको समझ में आ गया कि यार जब तक हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पे नहीं इस्टेब्लिश होगा तब तक तो हमारा प्रॉपर जो एम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए
पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने के चक्कर में पूरा कॉलोनियलिज्म हो गया। तो ये शॉर्ट में मैंने फ्लो चार्ट बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो वही चीज डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। सो यूरोपियन कंट्रीज वर ग्रीडी फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, वही पूरी चीज मैंने आपको फ्लो चार्ट में जो समझा दी यहाँ पे शॉर्ट में, वही आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना। अब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, यूरोप के जो देश हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, आगे जाके फ्रांस हो गया, आगे जाके आपका इंग्लैंड हो गया, या मैं कहूं तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। ये लोग किन चीजों के लिए निकले थे? क्योंकि यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी, यूरोप को ट्रेड भी अपना बढ़ाना था, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इंप्रूव करना था, और जो कमोडिटीज जरूरी थी वहां पे उन कमोडिटीज की भी सप्लाई करनी थी, आपूर्ति करनी थी। तो इस तरीके से वो जो उन्हें चाहिए था वो इनको इन जगहों पर मिला। कहां पर? सदर्न अमेरिकन एरिया में मिला। सदर्न अमेरिका में स्पेशली आपका जो हमारा एज़टेक्स वगैरह का कम्युनिटी था, इन लोगों की कम्युनिटी में इनको सफिशिएंट अमाउंट में गोल्ड मिल गया। चलिए, जो सफिशिएंट अमाउंट में गोल्ड इनको मिल गया तो वहां पर इन्होंने फिर क्या किया? सेटलमेंट शुरू कर दिया, अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया, वहां के अलग अलग हिस्सों में अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे सेटलमेंट हुआ, लोकल लोगों के साथ में, लोकल ट्राइब्स के साथ में इनके कन्फ्रंटेशन शुरू हो गए, झगड़े शुरू हो गए, ठीक है। और वहां की चीजों को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन अब यूरोपियन इस बात पर तो प्लान करके ही आए थे कि भाई हमें यहां पर अपना पॉलिटिकल जो सिस्टम जमाना है, क्योंकि आगे फिर और जो हमारा ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको भी तो हमें फ्लोरिश करना ही है, ठीक है। तो अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू वहां पर इन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो एस्टैब्लिश करी, अपनी मिलिट्री पावर के दम पर इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो एस्टैब्लिश करी यहां पे। और लोकल लोग एज़टेक्स के साथ, अरावाक्स के साथ, इंकास के साथ किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुए, वो पूरा आपने वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखा ही हुआ है ना। मतलब हमने जो डिटेल्ड टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, किस तरह से वॉर वाली सिचुएशन हुई, तो वो सब आपने वहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्पेनिश लोग, पोर्तुगीज लोग धीरे धीरे इन लोगों को डिफीट करना शुरू करेंगे, और वहाँ पर जो लोग बचेंगे उनको एनस्लेव कर लेंगे, उनको गुलाम बनाना शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि टोबैको हो गया, पोटैटोज, आलू, शुगर केन, कोकाओ, कोकोआ या ककाओ एक ही चीज हो गई, रबर, इन चीजों को यहां से लेकर यूरोप की तरफ लेके जाएंगे, यूरोप में सेल करेंगे। यूरोप में सेल करने के अलावा दुनिया के बाकी देशों में भी सेल करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। यहां से इसके बाद जो और प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से आप देखोगे यूरोप में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बननी शुरू होंगी, और ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जो है वो और दूसरे ट्रेडिंग एक्सपीडिशंस को प्रमोट करेंगी। धीरे धीरे ये जो बाकी के ट्रेडिंग एक्सपीडिशंस हैं वो यूरोप की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज, और आप देखोगे कि ये जो वेल्थ यहां से अर्न हो रही है, यही वेल्थ जब लॉन्ग टर्म में यूरोप में जाके डिपॉजिट होगी तो क्या होगा? वहां पर नए इन्वेंशंस, नई टेक्नोलॉजीज, और फाइनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आपके नए चैप्टर, यानी कि अगला चैप्टर जो आप पढ़ोगे चैप्टर 9, उसका बेस तैयार करेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि साउथ अमेरिका से जो लूटपाट करी इन लोगों ने, या साउथ अमेरिका से जो भी रिसोर्सेज गेन करे, उन्होंने फाइनली बाद में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को और बढ़ाने में हेल्प करा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Okay, this question we have already discussed. All right. So far 6 क्वेश्चन थे हमारे पास, तो हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस करे यहाँ पे बेसिकली। अब देखो अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खत्म होंगे तो उसके बाद चैप्टर 9 शुरू होगा, और ये लास्ट सेक्शन है आपका। चैप्टर 9 के बाद 10, 11, तो हम लगभग अपने एंड की तरफ हैं। आपको 11th के वीडियोस टॉपिक वाइज फाइंड आउट करने हैं, टॉपिक सब टॉपिक वाइज फाइंड आउट करने हैं। तो आपके पास सबसे बेहतरीन जो विकल्प है वो YouTube के थ्रू तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, लेकिन आपको अगर क्रोनोलॉजिकली प्रॉपर अरेंज चाहिए, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो आप इस तरह से magnetbrains.com सर्च करें, आपको इस तरीके से एक विंडो दिखेगा। और हमेशा की तरह जैसा मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्लासेस हैं बहुत सारी, 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, ठीक है। तो इनमें से आपको चूंकि क्लास 11th का चाहिए तो क्लास 11th पे आप क्लिक करेंगे। क्लास 11th में जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा जिसमें बहुत सारी फैकल्टी मेंबर्स दिख जाएंगे आपको। इसी को स्क्रॉल करेंगे नीचे, आपको 11th की हिस्ट्री दिख जाएगी, वहां पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से 11th क्लास की हिस्ट्री प्रॉपर दिखनी शुरू हो जाएगी। और फिर आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोस भी नीचे दिए हुए होंगे। इस चैप्टर वाइज वीडियो में आप देख रहे हो जैसे सिलेबस ओवरव्यू, सेक्शन फर्स्ट, अर्ली सोसाइटीज। अब इसमें जिस भी टॉपिक को आपको देखना है प्रॉपरली आप उस पर टिक करोगे, और जैसे आप टिक करोगे तो आप देखोगे कि वो वीडियो प्रॉपरली प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू एक्सेस द वीडियोज, दैट इज थ्रू द वेबसाइट।
तो प्लीज़ विजिट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट टू एक्सेस these free videos. Thank you very much.